और इस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना है। कैसे सर, कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर, क्या लिखना है? तो बाबू जितना चीज मैं बोला हूं वो सब वर्ड में लिखना है। कैसे, क्या बोला हूं कि लेट अस कंसीडर ए मास स्मॉल m, मतलब जो है ना सो शब्द को शब्द में ढाल देना है। जो चीज यहाँ बोला हूं शब्द को शब्द में ढाल देना है कि लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं एक मास है, ठीक है, एक वस्तु है जिसका मास m है, हिंदी में ही बोलेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास स्मॉल m, ठीक है, ये हो गया। केस 1 में हाँ, दिस बॉडी, या लिखेंगे इट इज एक्टेड बाय ए फोर्स F from the left side in the above figure, ऊपर वाला फिगर में लेफ्ट साइड से लग रहा है, ठीक है। एट ए पॉइंट ए, यहां कुछ नाम दे देंगे, एट ए पॉइंट ए which is compressive in nature, that is ब्रैकेट में, अंदर में ब्रैकेट में पुश कर सकते हो, which is compressive in nature, it produces an effect, ये एक effect प्रोड्यूस कर रहा है, it produces an effect acceleration which is equal to a बराबर a equal to F/m, ये कर रहा है, ठीक है। इन अनदर डायग्राम, दूसरा डायग्राम ये बनाएंगे नीचे, फिर दूसरा डायग्राम, ये पहला डायग्राम है, दूसरा डायग्राम है। इन अनदर डायग्राम same body, same mass, same body is taken, but in this case we acting the same magnitude of force in the same direction, but in this case force is टेंसाइल इन नेचर, ठीक है। इस केस में बस क्या होता है, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगता है, टेंसाइल नेचर का फोर्स, बट एट द सेम पॉइंट उसी पॉइंट पे टेंसाइल फोर्स कर रहे हैं। बाबू हम जो बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ ये बोला गया है, जो बोले थे ना एक्सप्लेनेशन किए, तो उसी को हम शब्द में डाल रहे हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये चीज होगा, और दिक्कत होगा तो आप बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाबू क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में, हालांकि क्लासिफिकेशन तो नहीं पूछा है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पूछा है। जिस तरह सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े हैं उसी तरह सिस्टम ऑफ फोर्सेस पूछता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ा दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। हालांकि इसे पूछता नहीं, बट आपको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, इसे ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो बाबू फोर्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारा आधार है, तरीके हैं। तो पहला है तरीका है, सबसे लिखेगा ऊपर में हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन फोर्सेस। ए में ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स, ठीक है। किसके आधार पे कि फोर्स क्या प्रभाव पैदा कर रहा है, उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। बाबू बस नाम लिखूंगा, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, से कुछ पूछता नहीं, बस समझा दूंगा, ठीक है, इतना लंबा चलिए। तो क्या है, ऑन द बेसिस खुलिए, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स, फोर्स क्या प्रभाव पैदा करता है उसके आधार पे। तो पहला हो सकता है बाबू इसमें नंबर 1 एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, दूसरा हो सकता है इंटरनल, TERNAL, इंटरनल फोर्स हो सकता है, तीसरा हो सकता है एक्टिव फोर्स हो सकता है, चौथा हो सकता है पैसिव फोर्स हो सकता है। पैसिव फोर्स क्या प्रभाव पैदा करता है इसके आधार पे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। तो किसी वस्तु को अगर बाहर से फोर्स लगाते हैं, बाहर से अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बाहर से फोर्स लगाते हैं, जैसे ये है आपका, इसमें बाहर से फोर्स लग रहा है, ऐसे हम पुश कर रहे हैं, चाहे पुल कर रहे हैं, चाहे इस पे हम सहला रहे हैं, जो चीज भी कर रहे हैं, बाहर से फोर्स लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इस वस्तु पे, तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये भी बड़ी बात है, अभी तक आप तो एक्सटर्नल तो जानते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जैसे अंदर से बाहर से फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर में हमारे अगेंस्ट फोर्स लगता है, जितना फोर्स हम दबाते हैं उतना ही फोर्स इसके अंदर में हमको बाहर की ओर धकेलता है, जिसको रिएक्शन बाद में बोलते हैं ना, एक्शन रिएक्शन वाला बोलते हैं। तो जो अंदर से भी फोर्स लगता है वो बोलते हैं इंटरनल फोर्स होता है, जो अंदर से लगता है फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है ना, इंटरनल। तो बाबू इंटरनल फोर्स जब वस्तु
हालांकि उसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स होता है जब किसी वस्तु पे लगते हैं तो हमारे अगेंस्ट फोर्स लगता रहता है, वो हालांकि वो क्या है, इंटरनल फोर्स है, बट वो रीस्टोरिंग फोर्स है जो हमको अवरोध पैदा करता है, कहता नहीं हम नहीं आपको पुश करने देंगे। तो अगर जबरदस्ती फोर्स लगाते हैं तो पुश हो भी जाता है, तो जैसे फोर्स हटाते हैं रीगेन कर लेता है अपनी जगह पे, पुनः आ जाता है, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स भी होता है जो भी है, लेकिन वो है इंटरनल फोर्स है। उसी तरीके से होता है एक्टिव फोर्स होता है और पैसिव फोर्स होता है। जब किसी वस्तु पे फोर्स लगता है और वस्तु अगर मोशन में आ गया, मूव करने लगता है, तो इसका मतलब एक्टिव हो गया। और अगर वस्तु फोर्स लगा रहे तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, पैसिव फोर्स बोलते हैं। मतलब ये प्रभाव है ना बाबू कि हमने फोर्स लगाए, फोर्स लगा रहे हैं और उसको कोई भी हलचल नहीं हुआ, तो इसका हलचल नहीं हुआ यानी पैसिव है। एक्टिव है वॉइस और पैसिव वॉइस पे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। और अगर जैसे काम करने वाले आदमी को बोलते हैं बहुत एक्टिव होता है, बहुत बढ़िया से काम करता रहा, वो बहुत मार्वेलस है, एक्टिव आदमी है। और मरा जा रहा कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बोलते हैं मरा हुआ है, ये पैसिव आदमी है, पैसिव फोर्स है, समझ रहे? तो एक्टिव और पैसिव हो गया। मतलब कोई फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है उस फोर्स के कारण, जिस फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है तो वो फोर्स कहेंगे एक्टिव फोर्स है। लेकिन कितना फोर्स, जैसे हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी मेरा फोर्स क्या है, एक्टिव फोर्स नहीं है, पैसिव फोर्स है। लेकिन ये रखा हुआ है, यहाँ से इसे फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये फोर्स अभी हम जो हम लगा रहे हैं हाथ के द्वारा लगा रहे हैं फोर्स, ये एक्टिव फोर्स है, समझ रहे? तो ये चीज होता है, तो ऑन द बेसिस हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नेचर के आधार पे, जो कुछ देर पहले देखे थे कि हम लोग टेंशन और कंप्रेशन बोल रहे थे, तो ये नेचर के आधार पे होता है। तो नेचर के आधार पे बाबू 3 भाग बांटा जाता है। तो 3 भाग में पहला होता है एक्शन और रिएक्शन हो सकता है, एक्शन और रिएक्शन हो सकता है। तो एक्शन रिएक्शन आप लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में पहले से पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि आप लोग अक्सर बोलते होंगे जो पहले लगता है वो एक्शन होता है, ये सबके दिमाग में होगा, और जो बाद में लगता है ये रिएक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके 10th में टीचर लोग जनरली पढ़ाते हैं, ठीक है। 10th तक आप लोग पढ़े रहते हैं और शायद पढ़ाए नहीं रहते हैं, बट आप लोग सोच लेते हैं ऐसा होता है, जो पहले लगता है वो एक्शन होता है और बाद में लगता है रिएक्शन होता है, क्योंकि उस तरीके से परिभाषा ही बताया जाता है कि आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है। हालांकि टीचर ऐसा नहीं बोलते हैं, बट आप सोच लेते हैं ऐसे ही। तो बाबू एक्शन और रिएक्शन, वो फोर्स किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन बोले ये कोई नहीं कह सकते हैं, कोई भी ऐसा, क्योंकि दोनों ऐसा नहीं कि पहले वो लग रहा है पहले बाद में वो लग रहा है, ऐसा कुछ होता है, दोनों एक ही साथ लगता है। तो दोनों में से कोई भी एक्शन हो सकता है और कोई भी रिएक्शन होता है। जैसे हम इस तरह से मारे तो ऐसा नहीं कि हम हाथ वाला एक्शन हो गया और ये हमको रिएक्शन हो, ऐसा नहीं है बाबू। हम ही यहाँ अगर खड़े रहे, अब बोर्ड ही आके हमको अगर धक्का मार दे, तो आंधी तूफान, हम खड़े हैं, आंधी तूफान आ रहा है, फोर्स लग रहा है, तो क्या कहेंगे, आंधी तूफान आया वो एक्शन हो गया, हम यहाँ खड़े रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आंधी तूफान उधर से आ रही है और हम भी इधर से दौड़ रहे हैं, तो दोनों तरफ मोशन में है, तो इसीलिए परिभाषा गलत पढ़े हैं। कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो ये हो गया आपका नेचर के आधार पे। दूसरा होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है। कोई भी 2 फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, और दोनों वस्तु के बीच एक दूसरे को क्लोज आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अबे जा रहा है मतलब रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका नेचर के आधार पे टेंशन और कंप्रेशन हो सकता है। टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन अगर वस्तु से दूर जा रहा है फोर्स तो टेंशन होगा, और वस्तु की ओर फोर्स लग रहा है, वस्तु के लेंथ को छोटा कर रहा है तो कंप्रेसिव नेचर का हो गया, ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट है दूसरा आधार है, एक आधार है कि फोर्स जो होता है किसी पॉइंट पे लग रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में लग रहा है, तो उसके आधार पे होता है बाबू पॉइंट लोड होता है या कंसंट्रेटेड लोड। तो मान के चलिए कि इस तरीके से हम दिखाए थे, अगर इस पॉइंट पे अगर इस तरह से लग रहा हो, कहीं फोर्स लग रहा हो, तो इसको बोलेंगे पॉइंट लोड, पॉइंट फोर्स। किसी पॉइंट पे लग रहा है, यानी एक सुई के नोक के बराबर कहीं फोर्स लग रहा होगा, सुई भी तो फोर्स लगा रहा है, हमको दर्द हो रहा है ना, तभी तो दर्द हो रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। तो अगर सुई के नोक जैसे किसी एक बिंदु पे अगर फोर्स लगा है तो कहेंगे पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। लेकिन अगर ऐसे लगा रहा है फोर्स, अगर दूर पे लग रहा है, जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे हैं, तो ये पॉइंट नहीं, इस हाथ से इस पॉइंट दबा रहे हैं, समझ रहे हैं। या देखते हैं हमारे बॉडी पे किसी बच्चे को बोलते हैं पीठ पे चढ़ो, तो पूरा पैर का लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो पॉइंट लोड नहीं, किसी एक बिंदु पे नहीं लगा रहा है, ये पूरा इतने एरिया पे लग रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, एक फैलाव वाला फोर्स है। तो 2 टाइप का हो सकता है। लेकिन देखिएगा अगर उसी में अगर हम एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे अगर फोर्स लगा देते हैं, हमारे उसी बॉडी पे, शरीर पे, या सुई के इंजेक्शन से लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस टाइप के फोर्स को बोल सकते हैं। इंजेक्शन लगता है, दर्द करते रहता है, कील चुभ जाता है,
समझ, कांटी लग जाता है, तो ये सब बोल सकते हैं कि पॉइंट लोड है, समझ रहे हैं। और अगर पूरे फैलाव में लग रहा है, जैसे आप चेयर पे बैठ रहे हैं, चेयर पे चौकी पे बैठ रहे हैं, तो आपका चबूतरा है, बैठ रहा है ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूट लोड है, तो वो पॉइंट लोड नहीं, किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है चौकी पे, आपका पूरा चबूतरा वाला फोर्स लग रहा है, तो यानी वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, समझ ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो सकता है, चल इतने क्लासिफिकेशन इतना सफिशिएंट है, ओके। अब हम बात करते हैं जो यहां से हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन जहां से पूछता है उसकी हम बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार क्वेश्चन यहां से आता है, फोर्स सिस्टम। तो इसको हम लोग देखते हैं बाबू, फोर्स सिस्टम, ये यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो बाबू इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है बाबू, ध्यान रखिएगा। फोर्स, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट बिंदु सब है वो बात बता रहे हैं, क्या क्या है, पूछा जो जाता है। आपका डायनामिक्स का परिभाषा पूछा जाएगा, फोर्स का परिभाषा, सबसे पहले डायनामिक, ये मैकेनिक्स का परिभाषा पूछा जाएगा, स्टैटिक्स का परिभाषा पूछा जाएगा, डायनामिक्स का परिभाषा पूछा जाएगा, काइनेमेटिक्स का काइनेटिक्स जो शुरू में पढ़े वो, इसका फोर्स का परिभाषा पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट ये सब नहीं पूछा जाएगा जनरली। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी क्या होता है, ये पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये पूछता है फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपसे अक्सर पूछा जाएगा, फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं पहले ये समझ लीजिए बाबू। अगर सिस्टम किसको बोलते हैं ये पहले से आपको पता है, बोलते हैं हम लोग आपस में बात करते हैं, बोलते हैं हम लोग का सिस्टम इस समाज में, नहीं बोलते सिस्टम ही खराब है, ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द का, सिस्टम ही खराब है। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग बात करते हैं, जहां दो या दो से अधिक चीज रहते हैं तो उसको हम सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है, सिस्टम वो बोल देते हैं। दो या दो से अधिक कोई वस्तु रहते हैं, कुछ भी चीज रहता है सिस्टम बोलते। तो ये उसी तरीके से यहाँ जैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोले हैं, तो यानी एक ही यहाँ यूनिट नहीं था, सीजीएस यूनिट था, एमकेएस यूनिट था, एफपीएस यूनिट था, ऐसा यूनिट था, तो इतने फोर्स, इतने यूनिट्स हैं हमारे सिस्टम, हमारे समाज में चल रहे हैं, इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, यानी किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक फोर्सेस लगते हैं तो सभी फोर्स को एक साथ क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोल देते हैं। तो इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं, तो व्हेन टू और मोर फोर्सेस, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, एक ही साथ, टुगेदर, एक्टिंग टुगेदर, एक्टिंग टुगेदर ऑन ए सिंगल बॉडी, बाबू अलग अलग बॉडी पर नहीं बात करते, ऑन ए सिंगल बॉडी, ऑन ए सिंगल बॉडी, when two or more forces acting together on a single body, then they are called, when two or more forces acting together on a single body, then they are called force system, then they are called force system। तब उस कंडीशन में उसको हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, फोर्स सिस्टम बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हम एक सीलिंग यहाँ हमने बांध दिया है, ये रस्सी बांध दिए हैं, कोई वस्तु है जिसका मास स्मॉल है, यहाँ से हम टांग दिए हैं, तो इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे, इस वस्तु पे जो फोर्स लग रहे हैं कहेंगे फोर्स सिस्टम। क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, इधर एक धरती माता वाला फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलते हैं वेट, mg फोर्स लग रहा होगा, इसमें एक रस्सी है तो इसमें टेंसाइल T1 लग रहा होगा, इसमें टेंसाइल T2 लग रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हो गए, 1 2 3, टोटल 3 फोर्सेस हो गए, तो हम लोग ये बोलेंगे फोर्स सिस्टम है। ये तीनों को मिला के फोर्स सिस्टम, दो ठो को फोर्स सिस्टम ने, दो को भी खैर फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक है, 1 2 और मोर है। तो जब दो या दो से अधिक होते हैं तब हम लोग बोल देते हैं फोर्स। परिवार कभी भी अकेले इंसान को परिवार नहीं बोला जाता है, परिवार कब बोला जाता है, जब उसमें एक कम से कम लड़की रहती है तब उसको परिवार बोलते हैं। आप अपने आप सिर्फ रहते हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं परिवार रहते हैं साथ, तो ये रॉन्ग है। कम से कम उसमें एक लेडीज होना जरूरी है, चाहे आपकी बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, कोई भी रहेंगे तो एक परिवार। हालांकि
मिनिमम अगर हालांकि आपके अलावा अगर आपके माता पिताजी भी हैं तो हम परिवार हालांकि बोल देते हैं, ठीक है। तो वही उसमें दो भाई रहते हैं तो परिवार हम लोग जनरली शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पिताजी अगर आ गए, भाई के अलावा अगर आ गए तो फिर हम लोग फैमिली शब्द का इस्तेमाल, नहीं फैमिली रहते हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लड़की में कोई भी बहन वहन भी रह जाते तो हम लोग फैमिली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से फोर्स सिस्टम क्या बात करते हैं, दो कम से कम फोर्स है लग रहा है किसी एक बॉडी पे तो फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी एक बॉडी पे लगता है तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, सारे फोर्सेस को मिला के बोलेंगे फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब क्या होता है, जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज सब है। अब जो फोर्सेस है ना, तो ये फोर्स क्या हो सकता है, तो फोर्स का कैटेगरी सब है। तो अगर सारे फोर्सेस, ये जितने फोर्सेस को दो भाग में बांट देते हैं, समझ रहे हैं, दो भाग बांट देते हैं। तो अगर सारे फोर्सेस अगर एक ही प्लेन में लग रहा हो तो हम बोल देते हैं कोप्लेनर। सब अगर फोर्सेस लग रहा है, एक ही में लग रहा है, अगर एक ही में लग रहा है, एक ही प्लेन में लग रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं कोप्लेनर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बॉडी बोल देते हैं। अगर सारे फोर्सेस अगर एक प्लेन में नहीं लग रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर बोलते हैं। क्लियर है, नॉन कोप्लेनर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम में हम लोग पहले दो भाग बांट देते हैं पूरा फोर्स को। एक बांट देते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर। दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। और फोर्स सिस्टम यहां लिखिएगा, फोर्स सिस्टम लिखिएगा, ठीक है, फोर्स सिस्टम लिखिएगा, कोप्लेनर। तो अब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब अगर सारे फोर्स एक ही प्लेन में है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग। को मीन्स होता है बाबू साथ, मतलब साथ। आप प्लेनर मतलब प्लेन, एक प्लेन। नॉन कोप्लेनर मतलब सारे फोर्स एक प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लेनर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल्स हम बताते हैं। सब फोर्स एक ही प्लेन में लग रहा है, जैसे आप खड़े हैं, आपके पैर के थ्रू दो फोर्स पास हो रहे होंगे, वर्टिकली अपवर्ड लग रहे होंगे, फोर्स लग रहे होंगे। तो दोनों फोर्स एक प्लेन में है क्योंकि एक प्लेन से पास करवा सकते हैं। दोनों पैर में जो फोर्स लग रहे हैं एक प्लेन से पास करवा सकते हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, कोप्लेनर है। जैसे हालांकि यहां भी एग्जांपल था कि जैसे कि हम मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, ऐसे, और ये तीनों फोर्स मिला के, और ये क्या है, ये वस्तु रेस्ट में है, स्टैटिक है, रेस्ट में लग रहा है, रेस्ट में है। हालांकि मोशन में भी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सब क्या है, एक प्लेन में हो। बाबू प्लेन जानते हैं ना कितने टाइप का होता है, हाँ? अगर हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है, ये वर्टिकल प्लेन है, जानते हैं ना, ये है इंक्लाइंड प्लेन है, समझ रहे हैं। मतलब जैसे हम ये मोबाइल एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर इस फ्लो की बात करते हैं, इसका फेस की बात करते हैं, कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये नीचे से भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। लेकिन इसी को ऐसे खड़ा कर दिए तो हम कहेंगे ये फेस अभी वर्टिकल है, अभी हम ऐसे कर दिए तो कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये है, पर देखिए ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है और ये हॉरिजॉन्टल है। फिर बोल रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन है, इस साइड भी वर्टिकल है, इस साइड भी वर्टिकल, लेकिन इसके ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल है। तो ये अभी वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन है। ये इंक्लाइंड है, थोड़ा झुका हुआ इंक्लाइंड है, और ये हॉरिजॉन्टल है, फिर इंक्लाइंड है, फिर वर्टिकल है। ओके, तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब हम समझ गए प्लेन क्या होता है। तो उसी तरीके से अगर कि ये जो है आपका इस मतलब ये प्लेन है, एक प्लेन, इसी प्लेन में एक इधर से फोर्स लग रहा होगा, एक इधर से फोर्स लग रहा, ध्यान समझिए, एक इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, एक इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, सब एक ही प्लेन में फोर्स लग रहा होगा, समझ रहे। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। या ऐसे ही वर्टिकल ही है तो इसी प्लेन में मान लो कोई ऐसे लगा रहा हो, कोई ऐसे लगा रहा हो, कोई ऐसे लगा रहा हो, कोई ऐसे लगा रहा, सब इस प्लेन से ही पास करते जाए। तो एक प्लेन से अगर सब फोर्स पास करता है तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कोप्लेनर बोलते हैं। अगर सब एक ही सिस्टम एक ही प्लेन में नहीं लग रहा है तो नॉन कोप्लेनर बोलते हैं, ठीक है, एक प्लेन में पास नहीं करता है। तो क्या सर इसका एग्जांपल बताइए। जैसे बता रहा हूं बाबू, एक चेयर है या टेबल है, चार पैर होते हैं, चार उसके लेग होते हैं, तो चारों लेग एक प्लेन में नहीं है,
एक यहाँ है, एक यहाँ लग रहा 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 है। चारों एक प्लेन में ना, इस दोनों को उठा के इसके बीच में डाल दिए कहीं भी, इस एक लाइन में सब होना चाहिए बाबू, सब एक लाइन में होना चाहिए, तब कहेंगे चारों मिलके प्लेन बनेगा, तब कहेंगे चारों कोप्लेनर है। लेकिन ऐसा अभी है नहीं। हाँ, लेकिन अगर इस दोनों के सामने वाला है जो, ये दोनों कोप्लेनर है, ये दोनों कोप्लेनर है, ये दो कोप्लेनर है, ये दो कोप्लेनर है, लेकिन चारों कोप्लेनर नहीं है, तो कहेंगे दिस ऑल फोर फोर्सेस आर नॉट कोप्लेनर, ये चारों फोर्सेस कोप्लेनर नहीं है। बट दो ठो है, इस डायगोनल वाला भी है, इस डायगोनल वाला भी है, दो ठो है, लेकिन चारों कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, लेकिन हम फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमको चारों को सोचना पड़ेगा, तो दो ठो है लेकिन चारों एक साथ नहीं है। तो इस तरीके से हो गया बाबू कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, समझ में आ गया ना। तो चारों इस कंडीशन में क्या है, नॉन कोप्लेनर है। तो इस कंडीशन में चारों क्या है, नॉन कोप्लेनर है। तो पहली बात इसको हम परिभाषा लिख देते हैं बाबू, इसके बाद दोनों क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। तो इसका जो परिभाषा लिखेंगे उसका उल्टा उसमें कर देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, when system of forces